अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूँ सुजैन जहान खान। इस्लामाबाद की मेज़बानी में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद आलमी मंजरनामे पर इस वक्त हर जगह पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर करवाने के बाद इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से आज वफाकी काबीना को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की भरपूर सिफारती कोशिशों का जिक्र करने के साथ साथ ये मौक़िफ़ भी अपनाया कि वो ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के हवाले से खासे पुरउम्मीद है। इसके साथ साथ अब से 2 रोज़ बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब रवाना होने और सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही हैं। आज ही की एक और अहम डेवलपमेंट सदर ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करने के ऐलान पर अमल दरामद का आगाज़ है, जिसके तनाज़ुर में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बाकायदा एक वार्निंग भी जारी कर दी है। पाकिस्तान की हालिया सिफारती कोशिशों का जिक्र हो रहा है तो इसकी बाज़गश्त अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक भी जा पहुंची है, जहां पर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर अंदाज में तारीफ़ की गई है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अहम अहदाफ क्या हासिल हुए और अब ब्रेक थ्रू का कितना इम्कान है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान और तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऑलमोस्ट 46 ईयर्स ओल्ड दुश्मनी थी और ये क़यादतें आमने सामने बैठी, 21 आवर्स वाज इनफ टू डील विद दिस इशू और नॉट? देखिए, जितना ऑप्टिमिज्म था पाकिस्तान की सहाफ़ियों में और इवन जो बाहर से इंटरनेशनल प्रेस आया था यहाँ पर, वो तो यही शायद चाह रहे थे कि हो जाए। और मैं आपको बताऊँ, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ हैं उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि ये मुज़ाकरात हो जाए, क्योंकि जब भी ये अगले दिन पे जाते हैं या अगले दौर पे जाते हैं ना, तो इसमें जो डिट्रैक्टर्स होते हैं वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकते हैं। तो एक उम्मीद थी कि क्योंकि ये दोनों ममालिक जंगबंदी चाहते थे, क्योंकि टेम्परेरी सीज फायर से बड़ा ऑब्वियस हो गया ना कि दे डोंट वांट टू फाइट, तो वो चाहते थे कि रिजॉल्व हो। तो जब वो बैठे तो एक उम्मीद तो थी कि शायद वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे 46 ईयर्स की बात करिए, अगर आप इसको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखें तो जितना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट था वो शायद एक मुलाकात में तय होना नहीं था। इट्स नॉट सो ईजी ना कि आप जो है बैठे और तमाम रिजॉल्व कर दें इशूज़। और अब तो इशूज़ भी बढ़ गए, क्योंकि देखिए जब ट्रंप ने ये जंग शुरू की थी उस वक्त उसके क्या इशूज़ थे? रिजीम चेंज करना है, उनका जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो उनके पास नहीं होना चाहिए, या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो ज़ेरे बहस ही नहीं था, वो तो किसी को पता ही नहीं था कि जब जंग होगी तो ईरान के पास एक इतना बड़ा लेवरेज होगा और उस लेवरेज को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हिला देगा। तो वो तो ऑन टेबल था ही नहीं। अब वो सबसे अहम इशू बन गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या होगा। ईरान चाहता है वो कंट्रोल करे, और आपने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट, और अब तो देख ही लिया आपने जो 7 बजे का पाकिस्तान टाइम के हवाले से था कि मैरी टाइम, उनका यूएस मैरी टाइम है, वो उस पर एक कंट्रोल रखेगी। कोई जहाज़ नहीं आ सकेंगे जो ईरान जाना चाह रहे हैं, या वो जहाज़ बहरी जहाज़ जो कि ईरान से निकलते हैं उनको नहीं एक्सेस दिया जाएगा। तो वो सिलसिला शुरू हो गया है। सो ये जो सिलसिला है अब ये एज ए स्पॉइलर काम करेगा, यानी कि हालात मजीद ख़राब भी हो सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें, क्योंकि कल भी जब मुज़ाकरात ख़त्म हुए और हमने जितने भी लोगों से बात की जो कि प्रिवी थे सारी इस डिस्कशन से पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे नोट पे ख़त्म हुए। जेडी वेंस भी जब जा रहे थे तो उनका भी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो मूड था, बड़ा ऑब्वियस था कि वो वापस बातचीत करना चाहते हैं। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा, जेडी वेंस उन लोगों में शामिल है जिस पर ईरान का भी एतमाद था, जो कि समझे जाते हैं कि एंटी वॉर है, वो बातचीत के जरिए मसला हल करना चाहते हैं। बट वंस ही गोज बैक, वो बताते हैं, अगर ये बताएं कि ईरान की तरफ से कोई लचक नहीं थी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ से नहीं थी, तो ऑब्वियसली जो हॉक्स हैं फिर वो हावी हो जाते हैं, बड़ा कम मार्जिन रह जाता है उन मुज़ाकरात को करने का। तो कल तक मूड तो बड़ा अच्छा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसको मजीद एस्केलेट करने का इरादा किया है। वो समझते हैं कि अभी भी प्रेशर डाल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हम जो है इससे शायद कोई बेहतर डील निकलवा सकते हैं। क्योंकि अब वो कर क्या रहे हैं, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल कुछ हद तक ईरान के पास है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, अब हम इसको मजीद ब्लॉक करेंगे। यानी कि एक जगह को आप मजीद चोक करने जा रहे हैं, जिसके असरात आपने देख लिया, ऑयल प्राइसेस पे भी आ गए जब एशियन मार्केट्स खुली, अब अमेरिकन मार्केट्स खुली है। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई हल नहीं है। अब ये क्या इसके पीछे कोई, इस मैडनेस के पीछे कोई मेथड है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कुछ अच्छा, ऐसा आपने ये कवरेज, मतलब आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने सारा कवर किया, प्रॉब्लम कहाँ पर आई? यानी कि वो पॉइंट्स तो ट्रंप ने बता दिए जिन पे इत्तेफाक नहीं हुआ, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जिन पे इत्तेफाक हो गया था। क्या उस दौरान अबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करने की बात की गई थी यूएस की तरफ से? देखिए, ऑब्वियसली अमेरिका अगर अबनाए हुर्मुज़ को खोले बगैर, यानी कि जैसे वो 28 फरवरी से पहले था उस स्टेटस पे लाए बगैर निकल जाता है, तो लोग सवाल करेंगे कि रिजीम चेंज आप कर नहीं सके। बैलिस्टिक मिसाइल्स आखिरी दिन तक ईरान मार रहा था, आपने कहा उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया, उन्होंने आपके जहाज भी गिरा दिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो किसी के ज़हनो गुमान में भी नहीं था। अब वो भी आप ईरान को देकर आ गए,
तो इसका मतलब उनके पास विक्ट्री दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। तो लिहाजा मेरे ख्याल से जो एक मैक्सिमम पोजीशन थी यूएस की वो ये थी कि अगर अमेरिका इसको कंट्रोल ना करे या कोई और मुल्क कंट्रोल ना करे तो ये बिल्कुल 28 फरवरी से पहले चला जाए। बट ईरान के अपने इश्यूज हैं। ईरान ऑब्वियसली एक तो ये चाहेगा कि जब तक ये बातचीत कोई परमानेंट सीज फायर तक ना जाए तब तक ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का लेवरेज अपने हाथ से जाने नहीं देगा। दूसरा, उनको अगर रीबिल्ड करना है तो 2-3 ऑप्शन है उनके पास। एक, जो उनके फ्रीज एसेट्स हैं वो अनफ्रीज हो जाए। एक, उनके पास ये ऑप्शन है कि जो सैंक्शंस लगी हुई थी प्राइमरी सेकेंडरी वो खत्म हो जाए। और तीसरा, ऑब्वियसली वो पैसा कमाना चाहेंगे टोल लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। तो ये वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे। तो वो इनके लिए देखे ना, ये किसी ने नहीं सोचा था कि जंग में इतना बड़ा लेवरेज बन जाएगा। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना बंद करते तो मेरे ख्याल से ईरान के पास कुछ होता नहीं अमेरिका को टेबल पे लाने के लिए। अब जब सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि क्या जो अब ये कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो चीज़ वो बातचीत से नहीं हासिल कर सके, जो चीज़ वो पहले जंग से नहीं कर सके, अब वो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा लेंगे। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं फार ईस्ट एशियन कंट्रीज और स्पेसिफिकली चाइना पे, क्योंकि चाइना का तकरीबन 90% ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। यानी कि अब जंग सिर्फ ईरान के साथ नहीं, अब चाइना के साथ भी, अब यूके के साथ भी, और ऑस्ट्रेलिया ने भी मुखालफत कर दी है। जी बिल्कुल, फ्रांस और यूके ने तो कहा कि हम मदद नहीं करेंगे। क्या ट्रंप ये अफोर्ड कर सकता है इतनी ज्यादा मुखालफतें? जो मुखालफत इस वक्त अंदर है ना अमेरिका में, वो देखते हुए तो समझ ही नहीं आता कि लॉजिक क्या है ये करने की। और चाइना ये इतना क्रूशल होगा क्योंकि चाइना का तो स्टेटमेंट आ गया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ईरान उस पर कंट्रोल रखता है और इसीलिए हमारा उनसे मुआहदा है तो हमारे शिप्स को ना तंग किया जाए, मतलब उनकी आमदो रफ्तार ना रोके। लेकिन लेट्स सपोज कोई अगर वैसे जा रहा हो चाइना का, उसको अमेरिका ब्लॉक करता है, वो ईरान नहीं जाने देता, यहाँ से निकलने नहीं देता, तो फिर सोचे ना, वो तो हम शायद जिस पे बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 हमें एक रुकवाने में कामयाब हो गए, इट माइट बी द बिगनिंग ऑफ इट। वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है, मतलब इट माइट बी द बिगनिंग। अगर चाइना इन्वॉल्व हो जाए या चाइना की वेसल्स को नुकसान पहुंचाए अमेरिका या उसको ब्लॉक करे तो फिर सोचे ना सिचुएशन कितनी ज्यादा एस्केलेट हो जाएगी। कि 21 अप्रैल तक जो सीज फायर है वो रहेगा या उससे पहले कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ट्रंप के होते हुए आप कुछ प्रेडिक्ट करना जो है ना मेरे ख्याल से वेरी डिफिकल्ट। उस पर आप सट्टा ही लगा सकते हैं कि क्या होगा। बट कल तक जो अपडेट्स हमारे पास थी, दोनों तरफ से दोनों फरीकैन इस चीज़ पे इत्तेफाक करते थे कि जो इंटैक्ट रहेगा आपका सीज फायर, और बल्कि ये भी इतलात थी कि अगर 21 तारीख तक कोई रिजॉल्व नहीं होता ये इशू तो फर्दर भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, एक टेम्परेरी सीज फायर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो हो सकता है आप बमबारी तो ना देखें, लेकिन अगर कोई शिप सामने सामने आती है, कोई वहाँ सिचुएशन बिगड़ती है तो फिर शायद आप दोबारा वही एस्केलेशन देखें। एक और चीज़, साउथ लबनान में आज भी इसराइल ने हमले किए हैं। और दो दिन पहले खबरें आ रही थी कि जब इस लेबनान के वज़ीर आज़म ने इसराइल के वज़ीर आज़म से रब्ता किया तो शायद वो भी बातचीत के लिए तैयार हो गए थे और शायद मंगल को वो टॉक्स होने थे। कल हो रही है जी, लेकिन अब उससे पहले फिर बमबारी हुई है। अब ये इसराइल के जो अज़ाइम है वो तो आपको पता है हावी अमेरिका पे भी और पूरे मशरिक़ वस्ता पर, तो इसलिए प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल करेगा। ये सवाल मेरा सबसे है कि कोई तो इसराइल को काबू करेगा? कोई नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका माइनस अमेरिका तो इसराइल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसराइल का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है अमेरिका पे और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप पे, तो वो तो उसके दिफा में हमेशा आता है। लेकिन अब दिफा में नहीं, वो एक एग्रेसर के तौर पे भी जब इसराइल सामने आ रहा है और अपने अज़ाइम इस खत्ते में बड़ा वाजे कर रहा है, क्योंकि देखिए कोई मुल्क हो जहाँ पे गजा हो, सीरिया हो, लेबनान हो, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे इसराइल ने अगर एक दफ़ा हमला किया है तो बार बार किया है। तो इसीलिए ईरान पर इस हमले के बाद आपने देखा यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स हो गया ना, पिछले साल जून में हुआ, एक दफ़ा दोबारा हो गया फरवरी में। तो इसराइल के तो क्लियरली ये लगता है कि मिडल ईस्ट में वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी गेन करे। अब उसमें उनके रिलीजियस आइडियोलॉजी है, जो भी मकासद है उनके, बट वो तो बड़ा ऑब्वियस है। तो ये शायद ईरान का मामला अगर आज हल भी हो जाए तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये मामला मुस्तकिल बुनियाद पर हल हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। और इसीलिए जो खलीजी ममालिक है उनकी पोजीशन बड़ी जो है कॉम्प्लेक्स है, खासतौर पर वो जो कि चाहते हैं कि ये जंगबंदी रुके, लेकिन वो जब चाहेंगे कि जंगबंदी रुके तो ऐसी पोजीशन हो कि ईरान उतना ताकतवर रहा हो कि उनके लिए एक मसला बना रहे, कांस्टेंट प्रॉब्लम बना रहे। और दूसरा वो ये भी नहीं चाह सकते, हाँ, लेकिन वो ये भी नहीं चाह सकते ना कि ईरान इतना कमजोर हो जाए कि इसराइल की फिर एक मोनोपोली हो जाए इस पूरे खत्ते में। तो उनके लिए सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है ना। वो ईरान को एक बहुत ताकतवर मुल्क देखना चाहेंगे जिससे उनको खतरा हो, और ये भी नहीं देखना चाहेंगे कि ईरान मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए और इसराइल जो है फिर जो चाहे वो करता रहे इस खत्ते में। क्योंकि आप देखें अब क्या कर रहे हैं इसराइलीज, उनका एक टेम्पलेट जो है ना वो बड़ा कमाल है, नेगेटिव वे में कमाल है। अब वो टर्की के खिलाफ भी एक बयानिया बनाना शुरू हो गए ना कि वहाँ पे जो रिजीम है, देखें वो किस तरह ज्यादतियाँ करती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, फलाना है। उसी किस्म का प्लेटफॉर्म एक टेम्पलेट जो उन्होंने कभी गजा में हमास के खिलाफ इस्तेमाल किया या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो आई एम श्योर टर्की, सऊदी अरब भी देख रहे होंगे कि अगर ईरान बिल्कुल ही
न्यूट्रलाइज हो जाता है तो फिर तो एक इसराइल बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा आने वाले सालों में। अच्छा, सऊदी अरब की मेज़बानी में अगर मुज़ाकरात होते हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि शायद अगला राउंड जो है वो सऊदीया में हो जाए, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ जा रहे हैं। सो यू थिंक कि कोई ना कुछ मतलब कोई पॉजिटिव साइन मिल सकता है? देखिए, राब्ते बिल्कुल हुए हैं और इससे पहले भी चाइना ने क्योंकि ऑब्वियसली ईरान और सऊदी अरब की बातचीत कराई थी, तो सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात ईरान के थे वो इतने ख़राब या स्टैंड स्टिल पे नहीं थे इस जंग से पहले जैसे माजी में हुआ करते थे। लेकिन बतौर सालिस सऊदी अरब मेरे ख्याल से एक्सेप्ट खुद भी नहीं करना चाहेगा और ईरान का भी मुझे लगता है कि इरादा नहीं होगा कि सऊदी अरब बगैर सालिस करे, क्योंकि सालिस के लिए तो ज़रूरी है ना, या मीडिएटर के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ से एतमाद हो। अब अगर ईरान ये कहता है कि आपकी सरजमीन पे अमरीकी बेसिस इस्तेमाल होते हैं और हम पर हमला होता है, दूसरी तरफ ईरान ये कहता है कि हम तो फिर जवाब देंगे, और सऊदी अरब कहता है कि जब हमले नहीं हो रहे तो आप क्यों हमारे सरजमीन पे हमले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर अटैक कर चुके हैं, सऊदी अरब की तरफ से उस तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन यूएस ने बेसिस उनका इस्तेमाल अगर किए हों तो मेरे ख्याल से उनकी वो पोजीशन है नहीं जिसपे वो सालिस का रोल प्ले कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद द टॉक्स जो हो चुकी है, क्या वे आउट निकाला जा सकता है। खलीजी ममालिक भी नहीं चाहेंगे कि ईरान का कंट्रोल रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। दूसरा, पाकिस्तान का अपना भी एक इशू है, आपने देखा वजीर ख़जाना भी यहाँ पर आए थे और उसके बाद ये खबर भी आई कि तकरीबन $5 बिलियन जो है वो कतर और सऊदी अरब हमें दे रहे हैं, तो वो एक पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इशू है। आई थिंक ये इशू भी वहाँ पे वो भी तो हमें वापस करना होगा ना। अगर मैं माशी इशू की बात करूँ तो वो भी तो वापस करना है, पाकिस्तानी अवाम नहीं वापस। आज यूएई ने मांग लिया ना, और वो 30 साल पुराना एक कर्ज अभी तक चलता आ रहा है। उसमें तकरीबन $450-500 मिलियन जो 1996 के थे, 30 साल पुराने थे, जो हमने उनको वापस करने हैं। तो वो पैसे तो जो भी आप कर्जा लेंगे वो तो वापस कर रहा होगा, बट शॉर्ट टर्म में क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन $4.8 बिलियन का आउटफ्लो होगा, जिसमें $3.5 बिलियन यूएई के हैं, यूरो बॉन्ड्स के 1.3 बिलियन है, तो हमें कहीं ना कहीं से अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए ये हेल्प फिलहाल चाहिए होगी। लेकिन आइडियली यही होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आप अपना एसेट बिल्ड करें ना, एक्सपोर्ट से लेकर आए, एफडीआई से लेकर आए, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए, वो तो आ नहीं रहा, वो नहीं आ रहे। तो हमारा सारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बिल्ड हुआ है ऑन द लोन्स। अच्छा, मैं एक इस वक्त मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि जो हमें चीज़ें करनी चाहिए थी हमारी गवर्नमेंट को वो उन्होंने नहीं की, लेकिन आज का जो क्रेडिट है सफारती पहलू पे सब क्रेडिट ले रहे हैं, जो कि आई पर्सनली बिलीव कि वो हमारी अफवाज पाकिस्तान का भी क्रेडिट है, उतना ही है। देखिए, जो सियासी मामलात हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के मामलात हो विद इन पाकिस्तान, उस पर तो हमारा काम है कि हम उनसे सवाल भी करें, उनको अकाउंटेबल ठहराएं, ये हमारा काम है करना। बिल्कुल। दो चीज़ों की मुख्तलिफ कामयाबियों को आप उससे नहीं जोड़ सकते कि अगर आपने इंडिया के खिलाफ जंग जीत ली तो इसका मतलब है पाकिस्तान में आपसे कोई सवाल नहीं होगा, चाहे वो आपकी गवर्नेंस के हवाले से हो, चाहे 2024 के इलेक्शन के हवाले से हो, चाहे ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो। इसी तरीके से यहाँ पे डिप्लोमेटिकली आपकी बड़ी कामयाबी है, और सिविल और मिलिट्री साइड दोनों की है इन मुज़ाकरात में, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, आपके डिप्टी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार थे, आपके फील्ड मार्शल भी थे मुज़ाकरात में। आपने देखा भी, फुटेजेस भी आई थी जब दोनों वफूद आए तो वो उनको रिसीव करने भी वहाँ पे गए थे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि देखें ना, ईरान वो मुल्क था जिसने 2 साल पहले पाकिस्तान की सरजमीन को वायलेट किया, हमने उसका जवाब दिया। अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर डबल गेम के इल्ज़ाम लगाता रहा है, कहता रहा है कि ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है, और हमारा एक ट्रांजैक्शनल बेस्ड रिलेशनशिप था उनके साथ। लेकिन आज अगर दोनों एतमाद कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान ठीक कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अगर यहाँ पे कोई गवर्नेंस के इशूज हैं, अगर मरीम नवाज साहबा 11 बिलियन का जहाज लेती हैं तो उस पर तनकीद होगी। अगर हुकूमत ये बार बार दावे करती है कि हमने ऑस्टेरिटी के जरिए बड़ा खर्चा कम कर दिया है, तो हम उस पर सवाल उठाएंगे कि कैसे कोई यकीन कर ले कि 60% गाड़ियां या 50% गाड़ियां पार्क्ड हैं, और अगर पार्क्ड है तो पार्क्ड ही रहने दें, इसको महीने 2 महीने का ना बनाए, इसको फिर आप एक लंबे अरसे तक चलाएं, क्योंकि देन यू कैन वर्क विदाउट दोस कार्स। तो उन चीज़ों पे तो सवालात उठते रहेंगे। मेरे ख्याल से इन दोनों चीज़ों को मिलाकर नहीं देखना चाहिए। ओवरऑल पाकिस्तान के सिफारती किरदार को आप किस तरह देख रहे हैं? अच्छा है, मेरे ख्याल से बेहतरीन है, और एक हमें हाई मिला जंग जीतने के बाद पिछले साल, और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान का नाम लेके फेवरेट फील्ड मार्शल प्राइम मिनिस्टर को वो कहते हैं कि बड़े कॉम्पिटेंट है, तो पाकिस्तान को एक हाई मिला। और ये सिचुएशन मुझे नहीं याद पड़ती कि इस तरह की हमने लास्ट कब देखी है, जब खलीजी ममालिक से मेजॉरिटी ऑफ देम उनसे अच्छे ताल्लुकात, चाइना से अच्छे ताल्लुकात, ईरान से अच्छे ताल्लुकात, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात, EU से अच्छे ताल्लुकात, अभी तक GSP+ हमारे पास मौजूद है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने अच्छा रोल प्ले किया, एक बैलेंस्ड अप्रोच। और मुझे लगता है इसकी वजह ये जिसकी वजह से विद इन पाकिस्तान भी सपोर्ट है, वो ये कि आपकी पोजीशन जो है ना, वो ये नहीं देख रही कि यार कौन सुपर पावर है और हम उनके साथ खड़े हो जाए, हमारा मफाद किसके साथ है सिर्फ उसके साथ खड़े हो जाए। हम एक प्रिंसिपल पोजीशन पे है। हमारी प्रिंसिपल पोजीशन है कि पीस आना चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इसमें हमारा अपना मफाद इस तरीके से है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की मईशत के लिए ये जंग खत्म होना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।
नाजरीन, आपने सुना कि शहजाद इकबाल साहब ने बहुत ही तफसील से अपना तज्जिया दिया। अब आप नए हुर्मुज़ के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान जो नई कशीदगी देखने में आ रही है, इस हवाले से तज्जिया लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर जाहिद महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यूएस बहरिया ने एक ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसकी चीन ने भी मुखालफत की है, जिसकी यूके ने भी की है, ऑस्ट्रेलिया ने भी की है, दीगर ममालिक का एक सख्त रद्द अमल आया है। सर, डू यू थिंक कि इसके बाद सिचुएशन जो है वो मजीद बिगड़ सकती है? ये देखिए सुजैन, बात इस तरह की है तो दिस इज अ मिलिट्री एक्ट, क्वर्जन भी है और इसमें बट इट इज नॉट दैट इजी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन, एक तो इसकी इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं। सेकेंडली, दो चीजें होती हैं जी मिलिट्री नेवल स्ट्रेटजी में। एक होता है सी डिनाइल और एक होता है सी कंट्रोल। तो डिनाइल तो कर सकते हैं, ब्लॉक भी करेंगे। ये आई मीन आप क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं? आप एक ऑब्जेक्टिव है, आपका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कि हुर्मुज़ को खोलना है, आप उसको फिर ब्लॉक करना चाहते हैं। ब्लॉक करके कौन सा ब्लॉकेट खुलेगा? दिस इज कॉन्सेप्ट की मुझे समझ नहीं है। दूसरा, सी डिनाइल जो है वो ईरान भी कर सकता है। अभी भी सी डिनाइल कर रहा है, फुल कंट्रोल तो नहीं है, और न ही आप उसको फुल कंट्रोल कर से लेंगे कि आप सी कंट्रोल आपके पास चला जाए। नंबर 3 कि इनका एक भी वेसल अगर हिट हो गया मिलिट्री का, इट इज अ ह्यूज रेपुटेशनल एंड क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाएगा इनके लिए। ईरान हैज दैट कैपेसिटी, ये याद रखिएगा। और फिर मिलिट्री एस्केलेशन से निकल के डिप्लोमेसी से फिर हम मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ जाएंगे। बहुत सारी चीजें चूंकि ट्रम्प साहब की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ अटैच हो गई है, तो दैट्स व्हाई उनकी जो लॉजिक है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। कई दफा वो लॉजिक के बगैर भी चीजें करने को तो कर सकते हैं, बट इट विल हैव द कॉस्ट। इज अमेरिकन्स रेडी टू पे दैट कॉस्ट? जैसे हम बूट्स ऑन ग्राउंड की कॉस्ट कहते हैं ना, कि उसकी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि बॉडीज जाएंगी। यहाँ एक भी इनका एसेट हिट हो गया बाय एनी मिसाइल कह लें, बोट्स कह लें, कहीं से कह लें, तो देयर क्रेडिबिलिटी विल गो। और जब आप इधर इसको ब्लॉक करेंगे तो ये रीजन फिर मिलिटराइज, आपने हुर्मुज़ को मिलिटराइज कर लिया, फिर तो वैसे ही शिपिंग बंद हो जाएगी। और वो शिपिंग ये नहीं होगी कि फिर सिर्फ ईरान से निकलने वाले जहाज वहां से बंद हो जाएंगे, बाकी जहाज ही बंद हो जाएंगे। जब आप ईरान के जहाजों को हिट करेंगे, रोकेंगे, ब्लॉकेट करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि ईरान बाकी ट्रेड होने देगा यहाँ से? ऑलरेडी उन्होंने पहले भी सबको रोका ही था। तो आई थिंक इट इज लिटिल चैलेंजिंग। सही। सो यू थिंक कि ये जो अब एक ब्लॉकेज किया जा रहा है या इसको बंद किया जाएगा, ये एज अ स्पॉइलर भी आ सकता है ईरान और यूएसए के जो मुज़ाकरात हैं, क्योंकि मुज़ाकरात अभी रुके नहीं हैं, सीज़ फायर जो है वो 21 तक चल रहा है। सो दिस नाकाबंदी विल एक्ट एज अ स्पॉइलर। इट इज अ बिग डेट्रीमेंटल। ये स्पॉइलर से मैं इसको सुसाइडल कहूंगा टू मुज़ाकरात के। जो देखिए अभी मुज़ाकरात हुए हैं, वी हैव अ सिचुएशन, हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उन मुज़ाकरात से जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रोल की वजह से हुए हैं, एक फैसिलिटेटर के रोल की वजह से, दे हैव कवर्ड अ लॉट। देखिए ना डेवलपमेंट क्या हुई है। वॉर से सुजैन ये निकली है, डिप्लोमेसी भी आई है। डिप्लोमेसी में 47 साल का जो गैप था वो ब्रिज हुआ एंड दे आर सिटिंग टुगेदर। नंबर 2 जो अचीवमेंट हो गई, और नंबर 3 ये हो गई कि इस डायलॉग ने जो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, पाकिस्तान की वजह से डाउन होके आके पता चल गया कि जी जो कंटेंशियस इश्यूज हैं, जो मेजर इश्यूज हैं जिन पे बातचीत होने वाली है, रेस्ट आर नो बिग इश्यूज, दैट इज न्यूक्लियर एंड हुर्मुज़। तो आई थिंक बहुत नैरो डाउन होके एक जगह पर पहुंचे। तो आप इसको फिर एस्केलेशन में जब वापस ले जाएंगे। अब मुझे एक चीज आप बताइए, वेयर वाज हुर्मुज़ बिफोर दिस वॉर? वो तो खुला था, तो वो तो एजेंडा पे भी नहीं था। आपने उसको बंद करके यू एडेड अनदर, वो कहते हैं ना कि आपने एक चीज तो जब एस्केलेशन के बाद दोबारा आप डिप्लोमेसी के बाद एस्केलेशन में जाएंगे, जो एक्शंस होंगे वो दैट में डेवलप अ न्यू सिचुएशन आल्सो। तो आप उनको कैसे कवर करेंगे? दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज ऑल अबाउट। सही। और सर, पाकिस्तान का सिफारती किरदार आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सुजैन, इससे इमैकुलेट किरदार शायद ही हमने लाइफ टाइम में अपना देखा हो। पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी की इस वक्त पीक पे है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का मकसद क्या था? 3 मेन मकासद थे। एक, टू इमीडिएटली अचीव द सीज फायर, वो सीज फायर अचीव करने, इमीडिएटली ब्रिंग देम टू द टेबल, वो उसको कामयाब करने में इकट्ठे हो गए, उनको टेबल पे ले आए, बातचीत का आगाज करा दिया, डिप्लोमेसी का आगाज करा दिया। एंड थर्ड इज कि आपने एक एनवायरनमेंट पैदा कर दिया है टू रीच टू द सॉल्यूशंस। और नैरो डाउन में जैसे पहले कह रहा था कि आप करके ले आए हैं कि यार जो मेन इशू है वो हुर्मुज़ है और न्यूक्लियर है।
और फिर न्यूक्लियर की अपनी इम्पैक्ट है, चीजों के हैं, उस पर फिर फर्दर बात हो सकती है। तो आई थिंक पाकिस्तान का किरदार मैंने जिंदगी में कभी इतनी डिप्लोमेसी को कामयाब होते नहीं देखा। इनके जो पिछले न्यूक्लियर के जो मुज़ाकरात थे वो भी आपको याद होगा, मेरे ख्याल में 18 और 22 मंथ्स जारी रहे थे, बड़े प्रोलॉन्ग प्रोट्रैक्टेड। यहाँ पे तो रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशंस हो रही हैं, और फिर पूरी, और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के किरदार में जिसकी जो लीवरेज ऑफ देयर फ्रेंडशिप है इन्होंने यूज किया, और दोनों जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। सो दिस एप्लीकेशन या ये जो पाकिस्तान का जो रोल है, इट हैज द रिकॉग्निशन, अप्रूवल बाय बोथ द पार्टीज, और आज भी वो पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। सही। अच्छा सर, आज वज़ीर आज़म साहब ने एक कहा अपने जो आज उनका एक इजलास हुआ उसमें उन्होंने बड़े पुरुमीद थे, उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये बड़ा पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। सो डू यू थिंक कि ये मतलब फर्दर मुज़ाकरात जो है कामयाब हो जाएंगे? सुज़ैन, प्रोसेस इज ऑन, बिल्कुल हो जाएंगे। अभी देख रहे 7-8 दिन है अभी सीज फायर की जो डेडलाइन है। पाकिस्तान इज स्क्रैम्बलिंग बिहाइंड सीन्स, बड़े आपको चीजें जो पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स बेस्ट के ये सिक्रेटिव ही रहे। आपको पता है स्पॉयलर्स मैदान में आए हुए हैं, इजराइल को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही और इंडिया को तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही, और फिर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वावेला मचा दिया जाता है कि जी मीडिया को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, फलां को नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो दिस इज अ सीरियस एक एस्केलेशन है, दिस इज अ बहुत बड़ी सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी सिक्योरिटी का ये इशू है। तो पाकिस्तान बिहाइंड द सीन बहुत एफर्ट्स कर रहा है, जल्दी वी विल हैव अ पॉजिटिव न्यूज़। सही। सर, इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये क्लेम किया है कि ट्रंप साहब जो हैं वो दोबारा वॉर की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि ईरान पे वॉर करना उनकी एक गलती थी। तो यू ऑल्सो थिंक कि ट्रंप साहब दोबारा इस तरह का कुछ भी नहीं करेंगे, दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे या कोई हमला नहीं करेंगे? देखिए सुजैन, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को तो प्रेडिक्ट करना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल बात है, नंबर 1। नंबर 2, मिलिट्री एक्शन हैज फेल्ड टू अचीव द स्ट्रेटेजिक आउटकम्स। ये तो हम सब ने देख लिए कि जो काइनेटिक ऑपरेशंस हुए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो डिग्रेड बहुत किया, बहुत उसकी तबाही निकाली और बहुत सारी चीजें, फिर लीडरशिप की कैपिटेशन भी की, उसमें भी उनको कामयाबी हुई, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो मकासद है वॉर के, जो वो तो कोई भी अचीव नहीं हुआ। आई मीन कि वो स्ट्रेटेजी न्यूक्लियर का रिस्क देखें, आप समझ रहे थे कि वॉर से न्यूक्लियर का रिस्क तो मैं समझो बढ़ गया। अब तो ईरान 6 दफा ये सोचता है यार मेरे पास न्यूक्लियर होना बड़ा जरूरी है वरना तो मुझे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा। अच्छा भला एक मुआहदे में बैठे थे आप 2015 JCPO, एक मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे ने आपको एक न्यूक्लियर कंट्रोल दिया हुआ है। ईरान को आप मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली आप उसको क्वेश्चन कर सकते, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है, उसके गारंटर्स देख लें, इंटरनेशनल कम्युनिटी है। आप उसको फाड़ा, आपने बाहर निकाला, आपने न्यूक्लियर को जी आप इस तरह खत्म करेंगे, वहां पे आप बाइंड कर रहे हैं थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू एग्रीमेंट्स, थ्रू पॉपुलर फंक्शनिंग, जो ऑर्डरली वर्ल्ड का जो तरीकाकार है उसके तहत आप IAEA में उसको ला रहे हैं, उसको आप जो रजीम्स हैं, इंटरनेशनल रजीम्स उसमें ला रहे हैं, लॉफेयर में ला रहे हैं, लीगल उसको कर रहे हैं। यहाँ पे आप कहते हैं नहीं वो लीगल नहीं होगा, मैं इसको मिलिट्री से करूंगा। मिलिट्री ने वो न्यूक्लियर का थ्रेट कम करने के बजाय बढ़ा दिया, ईरान की और क्वेस्ट बढ़ जाएगी, हो सकता है रीजन में और मुल्कों की बढ़ जाए किसी और वजह से। तो उससे मिलिट्री हैज नॉट अचीव्ड द डिजायर्ड। हुर्मुज़ का देख लें, मिलिट्री ऑपरेशन के बाद जो चीज खुली थी वो बंद हो गई है, दैट हैज आल्सो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट। आई थिंक मिलिट्री एस्केलेशन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन हैज मिजरेबली फेल्ड। हाँ, आपने लोग मार दिए हैं, लीडरशिप कैपिटेशन, उन्होंने उसका बंदोबस्त किया हुआ था। 12 days war was fair enough warning for them to prepare like this। ये जो मोज़ैक डिफेंस हुआ, बहुत सारी चीज हुई है और आपने रजीम चेंज नहीं हो सकी, तो कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स मुकम्मल नहीं हो सकता। और ये चीज ईरान पे भी उसी तरह लागू होती है कि वो अगर मिलिटरली सॉल्यूशंस की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, स्पिरिट को सलाम है, हर चीज को सलाम है, मिलिट्री से वो भी अपने हु कैन गारंटी कि कल ईरान कोई मिसकैलकुलेशन नहीं करेगा, तो वो उनके लिए उतना ही डेंजरस है। मिलिट्री इज नॉट ब्रिंगिंग रिजल्ट, आई एम एम्फसाइजिंग कि डिप्लोमेसी की तरफ ही ले जाए। सही। सर, इजराइल के भी हमले जारी हैं लबनान के ऊपर। कल वाशिंगटन DC में इजराइल और लबनान के दरमियान जो है मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। डू यू थिंक कि USA काबू कर पाएगा इजराइल को? आई थिंक देखिए कर तो सकता है। इजराइल जो है वो विदाउट टेसिट अप्रूवल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड पावर प्रोटेक्शन जो करता है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा रोल है। If United States has reached to this, देखिए United States also have to decide now। मुश्किल है, it is challenging, ये इतना आसान नहीं है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ
कि अगर वो स्ट्रेटेजिक बर्डन इसको समझ रहे हैं इजराइल को, और वहां पे अब बातचीत फर्स्ट टाइम शुरू भी हो गई है कि दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये स्ट्रेटेजिक बर्डन है। अमेरिकन, एक आम अमेरिकन जो है उनकी इस पॉलिसी से उसको नुकसान और उसके पैसे जो है वॉर्स में लग रहे हैं, नफरतें अमेरिकन के खिलाफ बढ़ रही हैं, वो हमला इसराइल करता है और एम्बेसियां जो है वो जला दी जाती है, अमेरिका की नारे अमेरिका डाउन के लगते हैं। तो आई थिंक अगर इफ दे हैव डिसाइडेड कि हमने उनसे दूर होना है अभी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, दिस इज द बेस्ट टाइम, तो वो उससे फिर दूर हो जाएंगे। अगर उनके साथ जुड़ के रहेंगे तो फिर तो हम वी आर गोइंग नोवेयर। सही। अच्छा सर, डू यू सी कि 21 अप्रैल तक जो सीज फायर है ये कंटिन्यू करेगा या उससे पहले ही कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, या कुछ एडवर्स भी हो सकता है? होने को तो एडवर्स भी हो सकता है जी। वन एक्ट बाय द पार्टीज, वॉरिंग पार्टीज, और बाय एनी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बाय एनी स्पॉइलर कैन ब्रिंग अस बैक टू द वॉर। बड़ा फ्रेजाइल है, क्रिटिकल है इस वक्त, इट इज़ नॉट, बट आई एम वेरी होपफुल जिस तरीके से पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है और दोबारा ये एफर्ट्स आर ऑन, तो मेरे ख्याल में कि इसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन आ जाएगी। अभी देखते हैं कि ये किस तरह अनफोल्ड होता है। पहले भी आपने देखा कि पाकिस्तानी डिप्लोमेसी ने बीट किया जो मिलिट्री और डिप्लोमेसी की, मिलिट्री एप्लीकेशन और डिप्लोमेसी की जो रेस हो रही थी। तो आई थिंक फ्यू आवर्स बिफोर जब डिप्लोमेसी बहुत दूर थी और मिलिट्री ऑलमोस्ट उस तबाही की तरफ जा रही थी, तो इन्होंने बीट किया और जो क्रॉस किया लास्ट लाइन को, तो वो आई थिंक अभी भी ये टाइमली ये चीज़ें हो जानी चाहिए और हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जनरल साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि जनरल जाहिद महमूद ने आबनाए हुर्मुज़ के स्ट्रेटेजिक इशू पर बहुत तफसील से बात की। ट्रंप की जानिब से दी गई आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करने की धमकी के माशी असरात क्या हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो ट्रंप साहिब की तरफ से एक धमकी आई है कि आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया जाएगा, इससे पाकिस्तान पे क्या माशी असरात पड़ेंगे और क्या ये पूरी दुनिया के लिए एनर्जी क्राइसिस साबित होगा? So as we know कि 20% जो इस वक्त तेल है वो डिसरप्टेड है, इन अ सेंस कि 20% दुनिया का जो तेल डेली है वो वहाँ से फ्लो करता है, वहाँ से 20% LNG फ्लो करती है। इसके अलावा जो डिस्ट्रप्शंस हुई, यानी कि कतर की 3 फील्ड्स जो LNG की थी वो लॉन्ग टर्म जो है डिस्टर्ब हुई। एक पहला उस पर हमें असर ये लिया कि 9 कार्गोज हम लेते हैं एग्जैक्टली, विच इज़ अराउंड अबाउट 1000 MMCFD गैस लेते हैं कतर से, वो फोर्स मजूर हो गया और हमारे सिस्टम से निकल गई। सुजैन, इसको इस तरह समझिए कि 15% बिजली आपकी वहाँ से बनती है। अगर आप आज मुल्क में थोड़ी सी लोड शेड देख रहे हैं तो उसकी एक वजह है तेल की कीमत की जो डिस्ट्रप्शन है उसने दुनिया में, और ये कुछ कॉम्पनसेट ज़रूर हुआ है कि सऊदी अरेबिया ने कुछ रेड सी से मूव किया है, यानबू से मूव किया है, कुछ फुजेरा से मूव हुआ है, बट स्टिल देयर इज़ अ मेजर शॉर्टफॉल। उसका असर ये है कि ये आते ही जब दुनिया में ये मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था तो $65 65 पे बेस किया था WTI क्रूड पे, और दुनिया की हमने एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो लेके हम चले थे, तो वो हमने सोचा था 2.2% आएगी। पाकिस्तान की हम सोचते थे कि 4% के करीब आएगी। मेरा ख्याल है कि 0.5% एटलीस्ट शेव ऑफ हो जाएगी और हमारी ग्रोथ पे एक फर्क पड़ेगा। फिर जो तेल की कीमतें हैं अब पाकिस्तान में ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ी, हालांकि डीजल पे हमने अपनी डेवलपमेंट लेवी कम भी की है, पर उसके बावजूद डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत बढ़ी। उसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो दिखाई दे रहा है। CPI हमें जो आने वाला है वो अगर हम प्रिडिक्ट करें तो मेरा ख्याल है 11 से 12% होगा। पिछले माह ये 7.3% था मार्च में, अप्रैल में ये बढ़ जाएगा। और एक और चीज़, आप जो शायद खुर्दोनोश की कीमतें हैं जो 51 की हम बास्केट लेते हैं, यू नो सुजैन, ये वो हैं जो आप जाके दूध खरीदती हैं, सीरियल्स खरीदती हैं, आप जाके चप्पल खरीदती हैं, जो यू नो आप यूज़ करती हैं, उन चीज़ों में वेजिटेबल्स, मीट, फिश, एवरीथिंग। इस हफ्ते में जब ये फ्राइडे का डेटा आया तो इस हफ्ते में कंपेयर टू लास्ट ईयर इसी हफ्ते में 12% से ज्यादा की कीमतों की ग्रोथ दिखाई थी। नाउ दैट्स अ बिग जंप। इस हफ्ते पिछले हफ्ते के मुताबिक 1.93% की ग्रोथ। तो सेकंड इंपैक्ट जो है वो इन्फ्लेशनरी है। तीसरा इंपैक्ट जो हम देखेंगे, अगर 10 से $20 कीमत बढ़ती है जो तेल की ऑन दी एवरेज इस साल हमारे उस पर जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो आपका $250 से $500 मिलियन हर माह एक्स्ट्रा खर्च होगा। सो देयर आर वेरी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर आखिरी बात ये जो इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के केस में डिस्टिंक्ट है, आपको पता है कि पाकिस्तान की एक बड़ी लेबर फोर्स 60 लाख पाकिस्तानी तकरीबन रहता है गल्फ में। टोटल पाकिस्तानी अगर 1 करोड़ 10 लाख है बाहर पाकिस्तान से, तो आधा यहाँ रह रहा है। दैट्स अ बिग अमाउंट। $22 अरब, दैट्स 54% ऑफ योर रेमिटेंस इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस प्लेस।
अगर आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी उस तरह से वहां नहीं जाते और वापसी का अमल रहता है जो नॉर्मल में भी रहता है और बढ़ा हुआ रहता है, तो यू कैन हैव अ डेंट, स्ट्रक्चरल डेंट ऑन योर रेमिटेंसेस जो आपके तिजारती खसारे को पूरा करती हैं। और आखिर में ग्लोबल ग्रोथ अगर स्लो होती है सुजैन, तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी हर्ट हो सकती हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान की आपने बात की, अगर इन केस ऐसा होता है कि ट्रम्प साहब ब्लॉक कर देते हैं, जो कि आई डोंट नो कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं, बट जस्ट इन केस हाइपोथेटिकली सही कर देते हैं, तो फिर पाकिस्तान को कौन से रूट्स अपनाना होंगे, सब्सटीट्यूट रूट्स क्या होंगे पाकिस्तान के पास? So, you know, can I just say कि मेरा ये ख्याल है कि शायद बात इतनी गहरी नहीं होगी और you know, better sense would prevail. ये मैं इसलिए कहता हूँ कि लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, जो इस्लामाबाद पीस प्रोसेस हुआ, तो लोगों का ये थॉट प्रोसेस हुआ कि you know, फेल हो गया या इस तरह की बातें। Can I just say कि एक दो फरीक हैं जो एक कॉन्फ्लिक्ट से आ रहे हैं, 40 साल के बाद टेबल पर बैठे हैं, वो अगर 3-4 चीजों पे एग्री कर गए हैं और एटलीस्ट बात की है और कतई तौर पे ये नहीं कहा कि हमारा खत्म हो गया है आगे बात करना, हमारे 2 हफ्ते की जो आपस की जो हमने रोकी हुई है जंग, जो यू नो सीज फायर है, वो 21 अप्रैल तक जो है, ठीक है। सो अगर ये बातें नहीं हुई तो लेट्स थिंक अबाउट इट। अब यू नो बड़ी पावर्स का बयान, मैंने अभी चाइना के डिफेंस फोर्स का बयान देखा है, उन्होंने कहा है कि हम हरमोस में से पास करते हैं और इसको खुला रहना चाहिए। सो माय बेस केस सिनेरियो इज कि हम कोई ऐसे तस्वीर पे आ जाएंगे कि ये नहीं होगा। अच्छा, अगर मतलब ये रहता है तो इसमें कुछ तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि अपने पोर्ट को बड़ा मुस्तहकम रखना चाहिए, बिकॉज जो ट्रांसशिपमेंट होनी है यूरोप के लिए ईस्ट एशिया से, वो पाकिस्तान हैंडल कर सकता है, कर भी रहा है। ऑन दी अदर साइड जो फ्यूल शॉर्टेजेस हैं, उसके लिए मैं फिर बार बार कहता हूं सुजैन, आपके हाथ में जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं दुनिया के, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका, उनके हाथ में क्या है? नॉर्वे, रशिया, यूएस, मिडल ईस्ट एक्सपोर्टर हैं। ये एक खित्ता जो है वो हमने देखा सारा ये एक्सपोर्ट करता है, और दूसरे खित्तों की बात की है वो इंपोर्टर है। उनके पास एक ही चीज है ना, डिमांड कर्व करें, एनर्जी एफिशिएंसी करें। तीसरी बात यह है कि अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें, जैसे हमने छुट्टी एक दिन की कम की, बट इससे बहुत गहरे काम किए जा सकते हैं। सो व्हाट इज इन योर हैंड इज द एबिलिटी टू कर्टेल योर डिमांड, द वे यू लिव लाइफ, क्योंकि फ्यूल शॉर्टेजेस जो है वो भी एक पार्ट है ऑफ दिस होल कॉन्फ्लिक्ट, कई जगह तो हो रही हैं। अच्छा सर, अब फिर बताइएगा कि एनर्जी क्राइसिस भी पाकिस्तान में आएंगे, तो क्या पेट्रोल प्राइसेस मजीद ज़्यादा बढ़ेंगी? देखिए मतलब जो अभी दिखाई नहीं दिया वो दे देगा, वो ये है कि जब आपका बिजली का बिल सुजैन आएगा ना, तो आप घर में देखेंगी तो उसमें एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, वो मतलब 1 से 4 रुपए बढ़ा हुआ दिखाई देगा। मुझे नहीं मालूम कि क्या मिक्स होगा, पर जरूर इसमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा। सो एक तो ये फ्यूल पंप्स पे आप पे कर रही हैं। मैं अभी जायजा जैसे पेश किया, जो 51 आइटम्स का है वो 12% से ज्यादा ऑन दी एवरेज बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। So obviously, so what is your best friend? Conservation is your best energy policy. I mean, what is the most efficient energy policy today? Not putting on a bulb and living with 2 bulbs instead of 4, having 2 trips instead of 4, sending your children on carpooling, going to office on carpooling. कॉर्पोरेट सेक्टर को भी तो लीड करना है ना सुजान। मैं हमेशा कहता हूँ, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं, आप दफ्तर में अपने ये वाले या दूसरे दफ्तर में ये कहें ना कि वो कैसे वो चीजें बनाएं कि कॉर्पोरेट सेक्टर ही, मैंने एक कॉर्पोरेट सेक्टर लीडर आकर मीडिया पे नहीं देखा जो ये गुफ्तगू कर रहा हो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग में ये काम किए हैं टू कंजर्व एनर्जी, हमने ये काम ऑफिसेज में किए हैं। मतलब बेसिक चीजें करनी है ना। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि सारा बोझ सरकार पे डालना तो अच्छी बात है, और वो भी उस सरकार पे जिसमें हम बार बार कहते हैं, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ कि उसकी कैपेबिलिटी बड़ी कमजोर है, लोग बड़े कम है, मैं भी बार बार ये बात कहता हूँ। पर कॉर्पोरेट सेक्टर तो बेहतर है ना, वो ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इसमें क्या कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मैसेज? द मैसेज इज दैट दे हैव टू कम फॉरवर्ड। फिर दूसरी जो पाकिस्तान को करनी चाहिए, मीडियम टर्म के लिए सोचना चाहिए, हाइड्रो पावर, कोल, रिन्यूएबल्स इज योर फ्यूचर। आज भी 85% ट्रांसपोर्ट करते हैं अपना जो फ्रेट है ऑन दी हाईवेज। ये हर वक्त अच्छी बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर आता है, वो कहता है हमें मराद दे दो, हमारी रेंट सीकिंग करा दो। आज तक मैंने नहीं किसी को सुना कि वो सरकार को आके ये कह रहा हो कि हम 85% फ्रेट नहीं कैरी करना चाहते हाईवेज पे। दिस इज अ रॉन्ग पॉलिसी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही डिटेल से माशी सूरत हाल पर रोशनी डाली। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।